हेलो, वेलकम टू द झा क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 9th क्लास सोशल साइंस में नाज़िम एंड राइज ऑफ हिटलर। ओके, तो ठंड बहुत पड़ रही है, फिर भी हमें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं बर्थ ऑफ द वेमिलियर रिपब्लिक। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बर्थ ऑफ द वेमिलियर रिपब्लिक। ठीक है, ओके। एंड फिर हाईलाइट थिंग्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग 1914 से लेके 19 कितना 80 तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम अलाइंस की, किसकी अलाइंस। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। देखो बात करते हैं किस चीज़ की। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918, यानी 1914 से लेकर 1918 तक स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारी फर्स्ट मतलब जो पहली बात है कि बर्थ ऑफ द वेमिलियर रिपब्लिक, तो इस बात में हम आगे बात करेंगे कि जो ये जो पावर हो रही थी, यानी कि जो लड़ाई हो रही थी वो किस चीज़ के दोनों के बीच में हो रही थी। ये दो ग्रुप थे हमारे आपस में बटे हुए थे, एक तो अलाइज था, एक सेंट्रल पावर था। कौन सा था? एक तो अलाइज था, सेंट्रल पावर था। अलाइज में इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। ठीक है, कौन कौन से थे? इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। यूएस भी आगे कनेक्ट हुआ, वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में यूएस आगे इसने इंटीग्रेशन किया। और सेंट्रल पावर में था जर्मनी, टर्की, ऑटोमन टर्की एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर। ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आता है कि दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप आपस में क्या कर रहे थे? ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। बट बात आती है इस चीज़ की कि हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जर्मनी और टर्की, इसमें क्या था? खलीफा रूल चलता था। खलीफा रूल मतलब मोनार्की चलती रही थी। खलीफा रूल, ये लोग अपनी बादशाह चलाते थे, यहाँ पे राजाशाही शासन चल रहा था। बट ये जो कंट्रीज है इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस और यूएसए, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। यहाँ पे कोई राजाशाही नहीं था, यहाँ पे सब लोग अपने डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, ये लोग लड़ रहे थे। तो इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, ये लोग ये तीनों लड़े थे। ये स्टार्टिंग से लड़े थे, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस से स्टार्टिंग से लड़े थे। यूएस एक जब इसमें यूएस पार्टिसिपेट किया था, तो यूएसए आया था 1917 में। यूएसए इसमें जब आया था तो 1917 में आया और उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, यानी पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। 1917 में आया और सेंट्रल पावर को हरा दिया। बात आ रही है समझ में ना? स्टार्टिंग में जो था वो क्या था? इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। कौन सा था? इंग्लैंड, फ्रांस, सॉरी, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। हाँ सही है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ये चीज़ें। और यूएस इसमें आया 1917 में। सेंट्रल पावर में था ऑटोमन टर्की, ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मनी सेंट्रल पावर में था। तो ये दोनों लड़ रहे थे। यहाँ पे खलीफा पावर चलती थी। खलीफा यानी राजाशाही पावर चलती थी, जो राजा लोग थे जो अपने रूल चलाते थे, वो चाहे सही हो या गलत हो। बट ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो ये अपनी बात अच्छी तरीके से चलाती थी। अपने देश में जो भी होता था वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई राजा ने जो कह दिया वो होना ही पड़ेगा। बट सेंट्रल पावर में ऐसा हो रहा था, ये लोग अपना अपना चला रहे थे। इसके बाद क्या था? इसमें छोटी मोटी कंट्रीज भी थी, सेंट्रल पावर में भी थी और अलाइंस में भी, मतलब छोटी मोटी कंट्रीज में था, बात हो रही थी। तो बात आती है जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जर्मनी ने जो स्टार्टिंग करी थी, यानी जर्मनी ने जो लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रियन एम्पायर। किसके साथ लड़ी थी? ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ लड़ी थी। ऑटोमन टर्की भी थे। ठीक है, अगेंस्ट अलाइंस किसके खिलाफ लड़ी थी? अलाइंस के खिलाफ। कौन था अलाइंस में? इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस थे जो, और यूएस इसमें 1917 में आ गया था। जैसे यूएस इसमें आया, इसमें अलाइंस सेंट्रल पावर को हरा दिया। तो इसमें देखना है कि यूएस हमेशा से ही एक चीज़, यूएस हमेशा टर्निंग पॉइंट करेगा, वो आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, पहले से हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक अगर सब्सक्राइब करोगे तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक पावर, पॉजिटिव पावर आती है, जिससे कि हम लोग और आपको अच्छा तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है ना? और मुझे सब पता है आप लोग ऐसा काम करोगे भी,
लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी कि जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था 1914 से स्टार्ट कर दिया था, और किसके अगेंस्ट वो लड़े थी, अलाइज के अगेंस्ट। अलाइज में कौन कौन था, इंग्लैंड रशिया फ्रांस। कौन कौन था, इंग्लैंड रशिया और फ्रांस लोग थे, ठीक है ना बेटा। और जो यूएस में 1917 में आया था। उसके बाद क्या किया, जर्मनी इनिशियल मेड बाय द अगेंस्ट ऑक्यूपाई द फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी क्या था कि जर्मनी ने एकदम से नहीं कहूँगा मैं, तो जर्मनी ने बेल्जियम पे और फ्रांस पे अपना अधिकार जमा दिया था। बेल्जियम और फ्रांस में स्टार्टिंग में, मतलब बेल्जियम और फ्रांस पे इसने जीत लिया था जर्मनी ने। तो उसके बाद क्या हुआ था, हाउएवर द अलाइज वॉन द डिफीटिंग जर्मनी एज द क्या सेल्ट पावर इन 1918। यानी क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया भाई, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को जीत दिया। किसको, फ्रांस और बेल्जियम को किसको जीता, फ्रांस एंड, ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम को जीत दिया किसने, भाई जर्मनी ने इसको जीत दिया, ठीक है। अब बट फिर भी क्या हुआ, 1918 में जर्मनी हार गया। भाई इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में जर्मनी हारी है, बल्कि पावरफुल रही है। वो तो जर्मनी की किस्मत खराब थी, जो पहला वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही हार गई, जर्मनी की किस्मत खराब थी। बट जर्मनी स्टार्टिंग से ही पावरफुल रही है, स्टार्टिंग से ही जर्मनी पावरफुल रही है, पैसे से भी और उसकी जो मिलिट्री वगैरह हर चीज़ से जर्मनी पावरफुल रही है। बट अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो भी है, ठीक है ना, तो उसकी किस्मत ही खराब बोलूँगा मैं तो इस चीज़ के लिए कि दोनों वर्ल्ड वॉर हारी है। तो स्टार्टिंग में जर्मनी ने इनिशियली क्या किया कि फ्रांस और बेल्जियम के अपनी जीत, मतलब उन्होंने लगा कि भाई जीत कर ली तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, जीत देंगे। लेकिन जब यूएस आया 1917 में, भाई यूएस आया और यूएस ने देखा, यूएस ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अमेरिका आया और अमेरिका ने क्या कर दिया, सेंट्रल पावर को हरा दिया। तो यानी इस चीज़ से यहाँ से बहुत सारी कंडीशन चेंज होने के देखने के लिए हमें मिलती है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद, यानी ये चीज़ समझ में आ गई ना, यानी ये क्या हुआ कि यहाँ पे अब एक चीज़ आती है कि ये इसने जीत लिया। अब उसके बाद फिर एक चीज़ आती है कि वीमियर रिपब्लिक क्या है भाई सर, जर्मनी की एक जगह का नाम है, उसी को वीमियर है। जर्मनी में एक जगह है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली बॉम्बे है, गोवा वगैरह है, यानी ये सारी जगह के नाम है, ऐसी जर्मनी में एक वीमियर है, उसकी जगह का नाम है। तो बस अब एक चीज़ आती है समझ में कि भाई जर्मनी ये सारी चीज़ें हार गया, ये सारी चीज़ें अब हार गया, तो अब क्या रहेगा भाई, यूएस ने भी हरा दिया, इन सब लोगों ने मिलकर जर्मनी को हरा दिया, तो अब करेंगे आगे का उस चीज़ में देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक डेमोक्रेटिक पावर आ गई, डेमोक्रेटिक आ गई, यानी क्या हुआ कि जर्मनी के राजा को राजा की गद्दी से हटना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। यानी वहाँ से क्या हुआ, उसको दूर किया गया। जर्मनी जब हार गई तो वहाँ पे जो राजाशाही जो शासन चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, राजाशाही शासन को हटा दिया गया। भाई राजा को हटा दिया, राजा आप हटो, आपका काम खत्म हो गया, आप लोग हार चुके हो, अब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पावर बनेगी, भाई जो संविधान के तरीके से बनाया गया, संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जर्मनी में भी, जिसको हम वेमियर रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं, वेमियर रिपब्लिक बनाया गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि आगे एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे यूएस ने बहुत गलत किया। यूएस ने एक ट्रेटी यानी ट्रेटी साइन करवाई। ट्रेटी साइन कराने का मतलब है ना, ट्रेटी हैरिसली जो हैरिस ट्रेटी होती है उसको साइन कराया। हैरिस ट्रेटी का मतलब करूँगा ना कि यू शुड नॉट हैरिस विद योर फ्रेंड्स, कि मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही यूएस ने जर्मनी से ट्रेटी को बोलते हैं एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करवाया, बट वो एग्रीमेंट ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा जर्मनी के लिए दिक्कत देने वाला था। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ा उस चीज़ के लिए, यानी जर्मनी को सफ़र इतना करना पड़ा कि वहाँ से उनको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बट अगर इस बात को मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ कि इसमें लिखा हुआ बर्थ ऑफ द रिपब्लिक, द वेमियर रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जर्मनी से राजाशाही हट गई, जब जर्मनी हार गई तो कौन आया? जर्मनी हारने के बाद भाई जनता आ गई, जनता ने कही चलो अब हट जाओ राजाशाही, मतलब हटाया जर्मनी के राजा को। वहाँ पे क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे आज अपनी इंडिया है, पीएम वगैरह, ऐसे ही यहाँ पे क्या कर दिया गया जर्मनी में भी, राजाशाही शासन को लागू कर दिया गया। तो वहीं से इसका जर्मनी में जो जगह का नाम है वीमर, वहीं से इसका बर्थडे बनता है। तो इसको हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो वीमियर। हैप्पी बर्थडे वीमियर का मतलब है कि यहीं से इसकी स्टार्टिंग यानी बर्थ पॉइंट और बर्थ टाइम यही था, यहीं से स्टार्ट हुआ था ये, इसीलिए इसका नाम रखा गया बर्थ ऑफ वीमियर रिपब्लिक। वीमियर रिपब्लिक एक जगह बनाई, मतलब एक जैसे अपने इंडिया में ना पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में सदन बोलते हैं, सदन पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसी जर्मनी में एक जगह जिसका नाम है वीमियर रिपब्लिक, वो स्टार्ट हुआ था। इसी के लिए इसको नाम दिया गया बर्थ ऑफ द
ठीक है ना, यानी इसको हैप्पी बर्थडे हम बोल सकते हैं कि भाई आज ही के दिन स्टार्ट हुआ। यानी जर्मनी से राजाशाही को हटा दिया कि भाई जनता आ गई, जनता ने कहा कि भाई हटो, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जो वीमेन रिपब्लिक था, ये पूरा क्या था, ये पूरा एक भाई एक ग्रुप था, सोशल ग्रुप था। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जब वीमेन रिपब्लिक ये रहा, इसको आ जाओ, इसको पकड़ लो, या फिर आइए वीमेन रिपब्लिक, ऐसा तो था नहीं। बट क्योंकि ग्रुप बनता है तो सिर्फ एक लोगों से बनता नहीं, लाखों हजारों या सैकड़ों लोगों से एक ग्रुप बनेगा ना। तो ऐसे क्या हुआ, वीमेन रिपब्लिक बना। वीमेन रिपब्लिक बनने के बाद भी वहाँ के लोगों ने खुद ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। पर अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एक बात बताओ कि अगर वीमेन रिपब्लिक ने इतना अच्छा काम किया कि भाई सरकार हट गई, मतलब राजा हट गया, उन्होंने अपने जिम्मेदारी ली कि अब देश को कौन चलाएगा, हम लोग चलाएंगे, उसके बाद भी उन लोगों को भाई रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिली? उन्हें तो हाथों हाथ लेना चाहिए, अपने कंधों पे उठाना चाहिए, फिर भी उन्हें अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या ऐसा हुआ जो उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया? तो उसका एक रीज़न क्या आता है कि यूएस ने एक क्या कराया था, यूएस भाई बहुत चालाक था। यूएस ने क्या किया भाई, अब चालाक क्या हो गया कि यूएस जीत गया, तो यूएस ने जबरदस्ती, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इम्पोज करना, किसी पे जबरदस्ती किसी प्रकार का टैक्स लगाना, तो यूएस ने एक हैरिसन ट्रेड करवाई थी ना। हैरिसन ट्रेड का मतलब समझते हो, मतलब एक ट्रीटी साइन कराई थी, और हैरिसली मतलब बहुत ज़्यादा रूड थी वो ट्रीटी। तो जो रूड ट्रीटी उन्होंने साइन कराई थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जितने भी जर्मन के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इसमें यूएस ने बहुत ज़्यादा जर्मनी के साथ गलत किया था। उसमें इस चीज़ को देखने के लिए मिला था कि जो एक इसको हैरेसमेंट बोलते हैं भाई, कि आपको अपने फ्रेंड के साथ हैरेस नहीं होना चाहिए। सेम यूएस ने जर्मनी के साथ ये हैरेसमेंट किया कि भाई अब यूएस तो जीत गई, अब जो जीती हुई कंट्री है, जो हारी हुई कंट्री से कुछ नहीं करवा सकती है। तो उसी ने ऐसा एक एग्रीमेंट कराया। बट वो जो एग्रीमेंट कराया वो नवंबर में हुआ था, उसी के लिए उसको नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवंबर क्रिमिनल, क्योंकि वो नवंबर में हुई थी। और वो क्रिमिनल्स क्यों थी? क्योंकि वहाँ जर्मन के लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या से मतलब ये है कि वो एक मारने जैसी थी। वो जो संधि एग्रीमेंट जो कराया था, तो वो एक तरीके से जर्मन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई अब ऐसा करना क्या है कि हमें देखना है इस चीज़ के बारे में। तो जर्मन के लोगों ने क्या किया कि जो वीमेन रिपब्लिक है उसके लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बट जो अमेरिका ने इसके ऊपर संधि थी, जो ट्रेडी थी, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली वीमेन रिपब्लिक ने, जो कि जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आई कि भाई आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों किया। बट इसके लिए इसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना था वीमेन रिपब्लिक के पास कि यूएस ने कह दिया कि हाँ भाई आ जाओ, ऐसा है कि या तो ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ले लो, या ये ऑप्शन ले लो। ये तो जानबूझ के उसके ऊपर इम्पोज किया गया था, जानबूझ के भाई टैक्स लगाया था, वीमेन रिपब्लिक का ये टैक्स लगाया गया था कि भाई अब आ जाओ, आपके पास ये टैक्स लगेगा और ये लगेगा ही लगेगा। तो भाई वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी भी गलती नहीं थी। बट वहाँ के जो लोग थे वो उतना समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तो क्या हुआ कि जो भी वीमेन रिपब्लिक को सपोर्ट करता था, जो भी सपोर्टर जाता था, अब ऐसा तो है नहीं कि वीमेन रिपब्लिक ये जा रही है, इसको पकड़ो और मारो, ऐसा तो था नहीं। जितने भी वीमेन रिपब्लिक के सपोर्टर थे, जितने भी कौन लोग थे वीमेन रिपब्लिक के सपोर्टर थे, उनको वो मारने लगे, उनको परेशान करने लगे। अब भाई एक बात बताओगे, अगर उनको परेशान करोगे तो क्या होगा? अगर आप किसी इंसान को परेशान करोगे तो वो भी इन केस क्या होगा, जिसका सपोर्टर है वो भी उसका सपोर्टर नहीं रहेगा ना कि भाई अच्छा हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ही इस देश की जनता मार रही है। तो वीमेन रिपब्लिक भाई एक ग्रुप था, तो ग्रुप के लिए क्या होता था कि ग्रुप में जितने भी लोग सपोर्ट करते थे वीमेन रिपब्लिक को, तो उनको क्या होता था, उनको इस बात की वो लोग जो होते थे उनको मारते थे वो लोग पकड़ के, भाई कि आप लोगों ने, आपके ही ये सारे कारण, मतलब आप ही का ये कारण है, आप लोगों के इसी वजह से आप ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो जो आज हमारे देश में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में ये बताया गया, यहीं से ये स्टार्ट हुआ था बर्थ ऑफ द वीमेन रिपब्लिक, ओके ना। फिर स्टार्ट होता है द इफेक्ट ऑफ वॉर। क्या होता है द इफेक्ट ऑफ द वॉर? मतलब इसका ही मतलब आप समझ सकते हो क्या? देखो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या आता है, एक चीज़ आती है क्या, द इफेक्ट ऑफ द वॉर, यानी इन सारी चीज़ों का आखिर इफेक्ट क्या पड़ा, क्या परिणाम था इस चीज़ का कि भाई ये दोनों सेंट्रल पावर थी और ये अलाइंस थी, ये दोनों आपस में लड़ लिए। अब क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा इस चीज़ का? भाई होता क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? कई बार लोग पे देखा गया कि भाई ये आप पढ़े नहीं, आपका इफेक्ट जा रहा है, इसको बुला लो, ऐसा तो नहीं है। हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारे रिजल्ट पे पड़ेगा ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, उसका रिजल्ट पड़ेगा
गलत पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या था, जब दो ग्रुप लड़ रहे हैं और वो भी इतने बड़े ग्रुप, कौन से सेंट्रल पावर और अलाइंस, ये दोनों ग्रुप इतने लड़ रहे हैं, उसके बाद डेफिनेटली है कि भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ तो हुई नहीं होगी, इफेक्ट में कुछ पॉजिटिव तो आया ही नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव आया होगा। अब जानने के लिए देखते हैं आपका नेगेटिव था, तो देखते हैं the war of the devastating impact of the entire continent, both the physical, psychological and financially। यानी क्या हुआ था, द वॉर हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट, यानी डिवास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब एक बहुत खतरनाक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट मतलब डिवास्टिंग का मतलब होता है बहुत खतरनाक तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा था साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से, फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल का मतलब पैसे से, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि आप लड़ तो लिए भी, अब अगर आप लड़ोगे किसी से तो क्या होगा, एक तो मानसिक रूप से परेशान होगे, साइकोलॉजिकली आप परेशान होगे ना, और दूसरा फाइनेंशियली भी परेशान होगे। फाइनेंशियली का मतलब पैसे से भी आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। फिर क्या है, फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, यूरोप की बात अगर मैं बात करूँ, यूरोप किसकी दिख रहा है ना बेटा, क्लियर, ओके। यूरोप, एक मिनट, बी क्रेडिटर्स and turn off diameter। देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि यूरोप फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर, यानी क्या बात कर रहा है, यूरोप बीइंग फ्रॉम अ क्रेडिटर एंड टर्न ऑफ द डेबिटर, यानी जो यूरोप कॉन्टिनेंट था भाई, यूरोप जो कंट्री थी स्टार्टिंग से ही बहुत भाई पैसे वाली थी वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही बहुत पैसे वाली थी, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यूरोप फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर एंड फ्रॉम टर्न ऑफ डेबिटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूरोप शुरू से बहुत पैसे वाली थी। यूरोप शुरू में क्या करती थी, बगल वाले जो पड़ोसी भी देश थे या जो भी देश थे, भाई आओ हमसे पैसा ले जाओ, मतलब वो देश जो दूसरे देशों को लोन देता था, ठीक है ना, आओ एंड कम एंड सम आई वांट टू टेक सम लोन, यानी ये लोन देता था। यूरोप में बहुत पैसा था, तो यूरोप शुरुआत में तो क्रेडिट था, क्रेडिट का मतलब पैसे देता था, ये पैसे वाला था। लेकिन बाद में जब ये लड़ लिया ना, तो फिर उल्टा ये डेबिटर हो गया, और डेबिटर का मतलब ये कर्जदार हो गया। आगे बात समझ में, यूरोप जो शुरू से स्टार्टिंग से क्या करता था भाई, यूरोप स्टार्टिंग से वो पैसे मतलब बांटता था दूसरी कंट्रियों को, लेकिन करता क्या, उसके बाद जब वो लड़ गया तो उसके बाद क्या हो गया, डेबिटर, यानी वो क्या हो गया, बेचारा कर्जदार हो गया। द सपोर्टर ऑफ द वीमियर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड एंड बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक ऑफ द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी एक बार मैं फिर से इस चीज़ को देखता हूँ, तो वो कह रहा है कि यूरोप जो पहले था, मैं दूसरे देशों से कहता था कि आओ पैसा ले जाओ, हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोन दे रहे हैं, तो वो लोन देते हैं। लेकिन जब यूरोप लड़ लिया, तो लड़ने के बाद क्या होना, लड़ने के बाद पता ये हो गया, ये डेबिटर हो गया, ये कर्जदार हो गया। अब कर्जदार हो गया तो यहाँ यूएस बहुत, यानी यूएस कंट्री, यानी जो अमेरिका है, ये बहुत ज़्यादा पावर, मतलब पहले भी पावरफुल थी, 1970 में आई, इसी के चक्कर में जर्मनी हार गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने इस टाइम पैसा बहुत पीट लिया, पैसा पैदा बहुत कर लिया, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया। यूरोप जो पैसे बांटती थी वो तो कर्जदार बन गई, और यूएस ने अपने यहाँ पे क्या कर लिया, यूएस ने अपने यहाँ पर लगा ली बेटा क्या, फैक्ट्रीज लगा ली, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कर ली, फैक्ट्री लगा ली, तो यूएस ने बहुत ज़्यादा पैसा कर लिया। उसके बाद एक डेविस प्लान है जो यूएस देगी जर्मनी को, वो आगे बताएंगे, यूएस आगे फिर उसकी सपोर्ट कर देती है जर्मनी की, वो आगे इस बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो यूएस का मतलब देखा ना कि भाई ये लोग तो लड़के पैसे से कमज़ोर हो रहे थे, साइकोलॉजिकल कमज़ोर हो रहे थे, बट यूएस कितना होशियार था, यूएस कि तुम लड़ लो, हम तो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और हमारे पास पैसा होगा, तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, और फिर हम अपनी शर्तों पर तुम्हें पैसा देंगे। भाई किसी की शर्तों पे अगर आप पैसा लोगे तो इट मीन्स ये हो गया कि आप स्लेवरी हो गए, उसके गुलाम हो गए, इस तरीके से वो जैसा कहेगा वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या आ रहा है, तो द सपोर्टर ऑफ वेमिलियर रिपब्लिक, यानी जो सपोर्टर थे किसके, वेमिलियर रिपब्लिक के, आर द क्रिटिसाइज, यानी वो उन लोगों की क्रिटिसाइज करने लगे, मतलब उन लोगों को ये लोग क्रिटिसाइज होने लगे, कैसे, वेमिलियर रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे। मैंने पहले कहा था कि इन लोगों ने काम तो अच्छा किया था, बट यूएस ने इनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था कि ये आपको इम्पोज करा जा रहा है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ट्रीटी उनसे जो एग्रीमेंट साइन कराया था, जिसको हम नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जानते हैं, वो नवंबर में साइन हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए उसके आगे देखते हैं,
यानी जो वेमली रिपब्लिक के थे, यानी जो वेमली रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनके बारे में बुराई करना शुरू कर दिया कि इन्होंने अच्छा नहीं किया अपने देश के लिए, और भी इन पर बात होने लगी। एंड बिकम एन ईजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्किल्स, और इन लोगों को एक आसान टारगेट के रूप में देख लिया गया कि भाई जी है कौन वीमेन रिपब्लिक का सपोर्टर है, इसको पकड़ो मारो, मतलब इनको आसानी से टारगेट करते थे लोग, पकड़ते थे मारते थे। भाई इनकी गलती क्या थी, इन्होंने तो अपनी जर्मनी के लिए अच्छा काम किया था। एक बात बताओ, अगर किसी देश में राजा शाही हट जाए तो ये तो अच्छी बात है, राजा शाही हट जाए तो लोगों की समझ तो नहीं जाएगी ना, बट हुआ क्या, इन लोगों ने अपने देश पे ऐसा ना हो उसके लिए जिम्मेदारी ली, राजा हट गया, इन्होंने एक वीमेन रिपब्लिक एक सदन बनाया, देश को आगे बनाने के लिए जिम्मेदारी उठाई, बट हुआ क्या कि इन्हीं के सपोर्टर थे वो पिटने लगे। सिर्फ एक अमेरिका की जो ऐसी ट्रेटी थी उसको साइन करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये लोग क्या होने लगे कि ये लोग क्रिटिसाइज होने लगे और एक ईजी टारगेट बन गए। ईजी टारगेट का मतलब ये है कि इन लोगों के बारे में भाई आप बात ही आगे भी देखना है, इन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ेगा बेचारों को, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियंस। इसके बाद क्या किया जाने लगा कि जितने भी सिविलियंस हैं, यानी जितने भी जर्मनी के नागरिक हैं, उसको क्या करने की कोशिश करनी, इनकरेज करनी किया जाने लगा, किस चीज़ के लिए, सोल्जर बनने के लिए। किसके लिए, सोल्जर यानी सैनिक बनने के लिए। भाई अब एक बात मुझे आप बता दो कि अब इनको क्या करने लगा कि हर एक जर्मनी के, मतलब जो लोग जर्मन के लोग थे, इनके दिमाग में पता है एक ही चीज़ चली है कि भाई अब हमें बदला लेना है, अब हमें बदला लेना है। हमारे देश के साथ यूएस ने तक गलत किया है, जिसके चक्कर हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है कि हमें अब हमें बदला लेना है। तो यानी वहाँ क्या कर दिया, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव द सिविलियंस। भाई अब क्या हो रहा है, जो भी सिविलियंस है उनको सोल्जर्स बनाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है कि भाई जा आओ और सोल्जर्स बनाओ, आओ और सोल्जर्स बनाओ, जिससे कि अगर कोई बात होती है तो हमारे भी लोग लड़ सकते हैं, हमारे लोगों के पास ट्रेनिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या होने लगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करने लगे ये यहाँ के लोग कि भाई आ जाओ और क्या बनो, सिविलियंस तो हो ही हो, आप सोल्जर्स बनो। सोल्जर्स बनने के लिए इन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाले जाने लगे, इनकरेज दिया जाने लगा। और एक ही चीज़, देश से बदला लेना है, अब तो बदला लेना है भाई, अब तो बदला लेना है। अब जैसे कि बात करें कि हमारे इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो पुलवामा अटैक होने के बाद हमारे एक माइंड सेट हो गया था अब तो हमें बदला लेना है। भाई बिल्कुल लेना चाहिए, जब कोई भी कंट्री हमारे ऊपर फालतू में अगर अटैक करती है तो हमें क्या करना, हमें भी तो बदला लेना है भाई। तो ऐसे ही इन लोगों के दिमाग में माइंड सेट हो गया था कि भाई कि यूएस ने हमारे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, जो हमारे साथ एग्रीमेंट कराया है बहुत गलत एग्रीमेंट कराया है, हम जिससे कि कारण आज मरने की कगार पर बैठे हुए हैं। मतलब पैसा ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत दिक्कत होने लगी वहाँ पे, करेंसी में भी बहुत दिक्कत आ गई, करेंसी क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत परेशान हुए, साइकोलॉजिकल फाइनेंशियली भी, जो मैंने आपको अभी बताया है ना। तो वहाँ पे लोगों को क्या करने लगे, सिविलियंस बनाया जाने लगा, मतलब सिविलियंस को क्या सोल्जर्स में चेंज करने लगे कि भाई आप सोल्जर्स बनो, आपको अपने देश के लिए क्या करना है, बहुत अच्छा काम करना है। और एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, नेशनलिस्ट एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पोर्टेंट। अब भाई क्या करने लगे, जो लड़ाई थी उसमें मैन और वुमेन एग्रेसिव लड़ाई, यानी लड़ाई को बिल्कुल एग्रेसिव गुस्से वाली लड़ाई बना दी कि भाई अब तो बदला लेना है, देश के सम्मान की बात हो गई है। एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया किस चीज़ के लिए, नेशनल ऑनर के लिए, बिकम इम्पोर्टेंट, कि उसी की भाई ये बात सुनी जाएगी जो नेशनल इनकम की बात करेगा, उसी की बात करी जाएगी और किसी की बात नहीं करी जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ये कर रहे थे जो एग्रेसिव बात, अब तो लड़ना है, हमें लड़ना ही है। अब उसके लिए आदमियों को औरतों को क्या किया, लड़ना है, आदमियों औरतों को क्या करने जाने लगा कि भाई अब उन्हें क्या किया, केवल उसी की बात सुनी जाएगी जो सिर्फ एक ही बात की बात करें, बदला और सिर्फ बदला, ठीक है, हमें बदला लेना है। बस यहीं से हिटलर को बहुत बुरा आने लगा, हिटलर का भी एक बर्थ यहीं से स्टार्ट हो गया, उसकी डिक्टेटरशिप का कि भाई ऐसा है कि यूएस ने हमारे साथ बहुत गलत की है ना, हम हारे, चलो ठीक है हम हार गए, लेकिन उन्होंने हमारे इस हार का गलत फ़ायदा उठाया कि हमारे साथ इतना साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जिससे कि कारण पूरी जर्मनी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगी। बेचारे जो वेमर रिपब्लिक है उन्होंने अच्छा खासा देश को चलाने के लिए कुछ एफर्ट भी किया, बहुत सारे एफर्ट किए, बट उसके बाद देखने को मिला कि उसमें कुछ भी नहीं। बेचारों को वहाँ की जो जनता है उन लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया, उल्टा ये पिटने और लगे, उन्होंने ये पिटाई शुरू कर दी और एक ईजी टारगेट बना लिया कि भाई वेमर रिपब्लिक के जो भी सपोर्टर होगा वो पिटेगा।
अब पिटेगा तो फिर वो तो पिटेगा, वो तो उन्होंने अपने एक माइंड सेट कर दिया था। और दूसरी बात ये आई थी, क्या बात आई थी कि जितने भी सिविलियंस हैं हम उनको भाई सोल्जर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्जर्स बनाएंगे। अब सोल्जर्स बनाने के लिए हमें एक चीज़ पता चलती है कि जितने भी सिविलियन हैं सोल्जर बनाएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और वहाँ पे एक चीज़ भी थी कि जो सोल्जर्स थी, सिविलियंस से ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट थी, होनी भी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि भाई सोल्जर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बट इनकेस ये थोड़ी ना कि भाई तुम भी आओ, तुम भी सोल्जर्स बनो, तुम भी, सबको सोल्जर्स बनाने के लिए दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट वहाँ की कंडीशन कुछ अलग थी। वहाँ पे तो क्या था कि हर एक को बदला लेना है और सिर्फ बदला लेना है, इसी के लिए उसको एग्रेसिव वॉर बनाया गया, ठीक है। एग्रेसिव वॉर बनाया गया और क्या हुआ, प्रोपेगेंडा एंड नेशनलिज्म ऑनर एंड द इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, यानी सारी चीज़ों के बारे में हमें ये देखने को पता चलता है कि एक देश के सम्मान के लिए लड़ना कैसे है, ये चीज़ बताया गया। फिर आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो, इसके पहले मैं एक चीज़, इससे पहले मैं फिर से एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा हुआ क्या था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं नाज़िम ऑफ द राइट हिटलर, फिर उसके बाद होता है बर्थ ऑफ द वीमेन रिपब्लिक। इसमें आपको मैंने बताया था दो ग्रुप होते हैं, और वो दो ग्रुप होते हैं कौन कौन से, अलाइज और सेंट्रल पावर, ठीक है। अलाइज में होता है इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस एंड यूएस। यूएस आया था 1917 में, और सेंट्रल पावर में थे ऑटोमन टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर और भी छोटे मोटे देश थे, दोनों तरफ से छोटे मोटे देश लड़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जर्मनी फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जर्मनी पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 में लड़ा हुआ था, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रियन एम्पायर। और किसके साथ लड़ रहा था सेंट्रल पावर? ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑटोमन टर्की। और किसके खिलाफ लड़ रहा था? अलाइज के खिलाफ, जिसमें कौन कौन सा था? इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। यूएस आया था 1917 में, यूएस ने, इसीलिए मैंने आगे लिख दिया 1917। ये बेटा 7 लिखा हुआ है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 1917 में आया था यूएस। कब आया था? 1917 में आया था यूएस, ठीक है। जैसे यूएस आया, माहौल चेंज, सिनेरियो चेंज कर दिया यूएस ने। यूएस आते ही इसीलिए बाद में आएगा, काम खत्म करके चला जाएगा। फाइनली हुआ क्या कि जर्मनी ने फिर फ्रांस और बेल्जियम में क्या करना शुरू हुआ, टेक ओवर करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि पावरफुल तो थी जर्मनी, स्टार्टिंग भी पावरफुल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मैंने तो बताया था किस्मत खराब थी, बट ये हार थी नहीं थी, बट होता वही है जो होना होता है ना। तो फ्रांस और बेल्जियम, इस पर इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाइड कर दिया फ्रांस। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि 1918 में सेंट्रल पावर हार गई, और उसको हराया किसने? अलाइज ने। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के जो राजा थे, जो मैंने आपको बताया था, जर्मनी के राजा को हटा दिया गया। जब जर्मनी के राजा को हटाया तो वहाँ पे क्या फिर होना स्टार्ट कर दिया, जर्मनी के राजा को हटाया तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि भाई अब ऐसा है, राजा तो हट गया, देश को चलाने के कुछ लोग तो होने चाहिए। तो फिर वहाँ पे एक स्टार्टिंग हुआ कि वहाँ पे एक मांग शुरू हुई कि भाई हमें भी एक सदन यानी एक पार्लियामेंट बनाना चाहिए। जैसे अपनी इंडिया में पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे भी जर्मनी में एक जगह है वेर्नियर। कौन सी जगह है? वेर्नियर। उसी के नाम से वेर्नियर रिपब्लिक स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक सदन बनाया जिसका नाम था वेर्नियर रिपब्लिक, है ना। तो वहाँ पे फिर उनको एक, जैसे अपने मंत्रालय नहीं बढ़ते कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर ये बनेंगे, टेक्सटाइल मिनिस्टर ये बनेंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये बनेंगे, रोड मिनिस्टर, ऐसे वहाँ पे ये काम देने लगे कि भाई अब ये हमारी सरकार बननी चाहिए और सबको काम, सभी लोगों को काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अब राजा वाले शासन है तो राजा ने जो कह दिया वो तो होना ही होना है, ऐसा तो था नहीं। राजाशाही वहाँ तो ख़त्म हो गई थी, यानी राजाशाही चल कहाँ रही थी पता है? जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रियन एम्पायर, या खलीफा लोग थे, ये अपनी सरकार चलाते थे, अपनी बात मनवाते थे, जो कि गलत है, होना भी नहीं चाहिए। भाई इंसान है, सब लोग सभी की सुननी चाहिए, बट ये लोग नहीं सुनते थे भाई, क्योंकि ये खलीफा वही है ना, मोनर्ची वाली राज, मोनर्ची वाला काम कर रहे थे ये लोग, ठीक है ना। तो ये सारे काम हो रहे थे इसमें। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर विमिलियन रिपब्लिक में ये बनता है, सदन बनाते हैं उसके लोग, ये अपने अपने जो कि अपने जो मंत्रालय वगैरह होते हैं आपस में बांट लेते हैं कि हाँ भाई आप ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। यानी इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी उठाई कि भाई हाँ भाई ये हमें अपने देश के लिए सारी चीज़ें करनी है, अब हम करेंगे इस चीज़। बट फिर भी इतनी सारे काम करने के बाद विमिलियन रिपब्लिक को फ्रांस यानी वो सॉरी जर्मन के लोगों ने खुद ने उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ गलत बातें बोलने लगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ क्या कि
इन लोगों ने मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ाया, मैंने कहा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या, मतलब इसमें ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि भाई इन लोगों ने देश के मतलब देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अब एक मुझे बात बता दो आप, जो देश के लिए अच्छे काम करेगा उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, अप्रिशिएट मिलना चाहिए, या क्रिटिसाइज मिलनी चाहिए? क्रिटिसाइज तो नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई? किसी ने देश के लिए अच्छा काम किया तो आप उसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उस चीज़ के लिए क्या हुआ था, जो सेंट्रल पावर थे ना, सेंट्रल पावर को सॉरी जो जर्मनी और न्यूक्लियर थे, इनको बेचारों को क्रिटिसाइज होना पड़ा। हालांकि उन्होंने देश के लिए सारे काम किए, बट फिर भी उन्हें क्रिटिसाइज होना पड़ा। तो क्रिटिसाइज होने के लिए भी इसमें बहुत सारे रीज़न थे। जो यूएस ने, मैंने आपको बताया था, जो यूएस ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, वो कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए, जर्मनी के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि भाई अब यूएस तो जीत गई थी। तो यूएस जब जीती तो जीतने के बाद फिर क्या हुआ, यूएस जीतने के बाद फिर होने लगे क्या होने लगे, यूएस जीत गई, उसके बाद यूएस ने काम करा दिया। ऐसा उन्होंने हार्शली एग्रीमेंट साइन कराया कि जर्मनी एक तरीके से तबाह होने की कगार पे आ गई थी। और जो इसको साइन किया उसने नवंबर में साइन किया था, इसीलिए इसको नवंबर क्रिमिनल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखा होगा द इफेक्ट ऑफ वॉर। इसके बाद इफेक्ट का मतलब जब ये दोनों आपस में लड़ लिए, भाई लड़ना मजाक तो होता नहीं है। अब इसके लिए पैसा भी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं लड़ने के लिए पैसा, मैंने आज 1,000 रुपये दिए हैं लड़ने के लिए, कल मुझे 2,000 इसमें रिटर्न तो मिलेगा नहीं। लड़ने के लिए पैसा खर्च होता है पानी की तरह, ठीक है, पैसा भी खर्च होता है, और साइकोलॉजिकल दिमाग पे प्रेशर भी आता है कि मुझे लड़ना है, फिर मैं हार गया, मैं आगे क्या करूँगा। सो मैनी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होती है भाई लड़ने के बाद। मैं तो ये कहूँगा कि लड़ना सबसे लास्ट में ऑप्शन होना चाहिए, लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे लास्ट अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो लड़ाई का होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कई सारे इसमें हुए, यूरोप जो कि पहले से क्रेडिटेड था, यानी बहुत पैसे वाला था, दूसरे देशों को क्या देता था, दूसरे देशों को वो देता था भाई क्या, दूसरे देशों को वो लोग देते थे क्या, ये पैसे देते थे, लेकिन उसके बाद खुद से वो डायवेटर बन गया। डायवेटर का मतलब यूरोप खुद कर्जदार बन गया। यूएस ने इस टाइम बहुत पैसा छाप लिया था, यूएस ने इसको पैसा दिया बाद में। यूएस ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग तुम्हें पैसा देंगे, और यूएस ने इसके साथ गलत तो किया कि भाई अब जो जीतेगा तो गलत करेगा ही करेगा, ये बात तो फैक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद आगे कल कराते हैं सर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है सर, ठीक है। यहाँ तक कि आप फिर से इसको देखना है, आपको फिर से होमवर्क करना है, फिर से आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कीप लर्निंग विद झा क्लासेस। झा क्लास के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।